नमस्कार। कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित उपन्यास आंख की किरकिरी। रविंद्रनाथ टैगोर के सुप्रसिद्ध उपन्यास चोखेर बाली का हिंदी अनुवाद है आंख की किरकिरी। इस उपन्यास की गिनती रविंद्रनाथ टैगोर की उत्कृष्ट रचनाओं में होती है। यद्यपि रविंद्रनाथ के लिखे ऐसे अनेक उपन्यास हैं जो चोखेर बाली से अधिक विख्यात हैं, परंतु इस उपन्यास के पात्रों में जो विविधता और गहराई है वह अन्य उपन्यासों के पात्रों में देखने को नहीं मिलती। उपन्यास का प्रत्येक पात्र पाठक को अंत तक बांधे रखता है, साथ ही संदेश देता है प्रेम, धैर्य एवं त्याग का। विनोद की मां हरिमती महेंद्र की मां राजलक्ष्मी के पास जाकर धरना देने लगी। दोनों एक ही गांव की थीं, छुटपन में साथ खेली थीं। राजलक्ष्मी महेंद्र के पीछे पड़ गई। बेटा महेंद्र, इस गरीब की बिटिया का उद्धार करना पड़ेगा। सुना है लड़की बड़ी सुंदर है, फिर लिखी पढ़ी भी है, उसकी रुचियां भी तुम लोगों जैसी हैं। महेंद्र बोला, आजकल के तो सभी लड़के मुझ जैसे ही होते हैं। राजलक्ष्मी, तुझसे शादी की बात करना ही मुश्किल है। महेंद्र, माँ इसे छोड़कर दुनिया में क्या और कोई बात नहीं है। महेंद्र के पिता उसके बचपन में ही चल बसे थे। माँ से महेंद्र का बर्ताव साधारण लोगों जैसा न था। उम्र लगभग 22 की हुई। एमए पास करके डॉक्टरी पढ़ना शुरू किया है, मगर माँ से उसकी रोज रोज की जिद का अंत नहीं। कंगारू के बच्चे की तरह माता के गर्भ से बाहर आकर भी उसके बाहरी थैली में टंगे रहने की उसे आदत हो गई है। माँ के बिना आहार विहार विराम कुछ भी नहीं हो पाता। अब की बार जब माँ विनोदिनी के लिए बुरी तरह उसके पीछे पड़ गई तो महेंद्र बोला, अच्छा एक बार लड़की को देख लेने दो। लड़की देखने जाने का दिन आया तो कहा, देखने से क्या होगा, शादी तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूँ, फिर मेरे अच्छा बुरा देखने का कोई अर्थ नहीं है। महेंद्र के कहने में पर्याप्त गुस्सा था, मगर माँ ने सोचा, शुभ दृष्टि एक के समय जब मेरी पसंद और उसकी पसंद एक हो जाएगी तो उसका स्वर भी नरम हो जाएगा। राजलक्ष्मी ने बेफिक्र होकर विवाह का दिन तय किया। दिन जितना ही करीब आने लगा, महेंद्र का मन उतना ही बेचैन हो उठा। मात्र 2-4 दिन पहले वह कह बैठा, नहीं माँ, यह मुझसे हरगिज न होगा। छुटपन से महेंद्र को हर तरह का सहारा मिलता रहा है, इसलिए उसकी इच्छा सर्वोपरि है। दूसरे का दबाव उसे बर्दाश्त नहीं। अपनी स्वीकृति और दूसरों के आग्रह ने उसे बेबस कर दिया है। इसीलिए विवाह के प्रस्ताव के प्रति नाक ही उसकी वितृष्णा बढ़ गई और विवाह का दिन नजदीक आ गया तो उसने एक बारगी ना ही कर दी। महेंद्र का जिगरी दोस्त था बिहारी। वह महेंद्र को भैया और उसकी माँ को माँ कहा करता था। माँ उसे स्टीमर के पीछे जुड़ी डोंगी जैसा भारवाही सामान मानती थी और वैसी ही उस पर ममता भी रखती थी। वे तिहारी से बोली, बेटे यह तो अब तुम्हें ही करना है, नहीं तो उस बेचारी लड़की। बिहारी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ ये मुझसे न होगा। अच्छी न लगी कहकर महेंद्र जो मिठाई छोड़ देता है वह मैंने बहुत खाई, मगर लड़की के बारे में ऐसा नहीं हो सकता। राजलक्ष्मी ने सोचा, भला बिहारी विवाह करेगा, उसे तो बस एक महेंद्र की पड़ी है, बहू लाने का ख्याल भी नहीं आता उसके मन में। यह सोचकर बिहारी के प्रति उनकी कृपा मिश्रित ममता कुछ और बढ़ गई। विनोदिनी के पिता कुछ खास धनी न थे, परंतु अपनी इकलौती बेटी को मिशनरी में रखकर बड़े जतन से पढ़ाया लिखाया। इतना ही नहीं, घर के काम में भी चाक चौबंद किया। वे गुजर गए और बेचारी विधवा माँ बेटी के विवाह के लिए परेशान हो गई। पास में रुपया पैसा नहीं, ऊपर से लड़की की उम्र भी ज्यादा। आखिर राजलक्ष्मी ने अपने मौके में गांव के एक रिश्ते के भतीजे से विनोदिनी का विवाह करा दिया। कुछ ही दिनों में वह विधवा हो गई। महेंद्र ने हंसकर कहा, गनीमत थी कि शादी नहीं की। कोई 3 साल बाद माँ बेटे में फिर एक बात हो रही थी। बेटा, लोग तो मेरी ही शिकायत करते हैं। क्यों भला? तुमने लोगों का ऐसा क्या बिगाड़ा है बहू के आने से बेटा पराया ना हो जाए? मैं इसी डर से तेरी शादी नहीं करती। लोग यही कहा करते हैं। महेंद्र ने कहा, डर तो होना ही चाहिए। मैं माँ होता तो जीते जी लड़के का विवाह न करता, लोगों की शिकायतें सुन लेता। माँ हंसकर बोली, सुनो जरा इसकी बातें सुन लो। महेंद्र बोला, बहू तो आकर लड़के को अपना बना ही लेती है, फिर इतना कष्ट उठाने वाली माँ अपने आप दूर हो जाती है। तुम्हें यह चाहे जैसा लगे, मुझे तो ठीक नहीं लगता। राजलक्ष्मी ने मन ही मन गदगद होकर हाल ही आई अपनी विधवा देवरानी से कहा, सुनो मंजली, जरा महेंद्र की सुनो। कहीं बहू आकर माँ पर हावी न हो जाए, इसी डर से वह विवाह नहीं करना चाहता। ऐसी बात कभी सुनी है तुमने? चाची बोली, यह तुम्हारी जियादती है बेटे, जबकि जो बात हो वही अच्छी लगती है। माँ का दामन छोड़कर अब घर गृहस्थी बसाने का समय आ गया है। अब नादानी अच्छी नहीं लगती, उल्टे शर्माती है। राजलक्ष्मी को यह बात अच्छी नहीं लगी। इस सिलसिले में उन्होंने जो कुछ कहा वह जैसा हो, मगर शहर भागा तो नहीं था। बोली,
मेरा बेटा अगर और लड़कों की अपेक्षा अपनी माँ को ज्यादा स्नेह करता है तो तुम्हें शर्म क्यों लगती है? मंझली बहू कोख का लड़का होता तो समझ में आता। राजलक्ष्मी को लगा निपूती बेटे के सौभाग्य वाली से ईर्ष्या कर रही है। मंझली बहू ने कहा, तुमने बहू लाने की चर्चा चलाई इसीलिए यह बात निकल रही, वरना मुझे क्या हक है? राजलक्ष्मी बोली, मेरा बेटा अगर विवाह नहीं करता तो तुम्हारी छाती क्यों फटती है? ठीक तो है, लड़के की जैसे आज तक देख भाल करती आई हूं आइंदा भी कर लूंगी, इसके लिए और किसी की मदद की जरूरत न होगी। मंझली बहू आंसू बहाती चुपचाप चली गई। महेंद्र को मन ही मन से चोट पहुंची। कॉलेज से कुछ पहले ही लौटकर वह अपनी चाची के कमरे में दाखिल हुआ। वह समझ रहा था कि चाची ने जो कुछ कहा था उसमें सिवाय स्नेह के और कुछ न था, और उसे यह भी पता था कि चाची की एक भांजी है जिसके माता पिता नहीं है। वे चाहती हैं कि महेंद्र से उसका ब्याह हो जाए। हालांकि शादी करना उसे पसंद न था, फिर भी चाची की यह आंतरिक इच्छा उसे स्वाभाविक और करुण लगती है। उसे मालूम था कि उनकी कोई संतान नहीं है। महेंद्र कमरे में पहुंचा तो दिन ज्यादा नहीं रह गया था। चाची अन्नपूर्णा खिड़की पर माथा टिकाए उदास बैठी थीं। बगल के कमरे में खाना ढका रखा था। शायद उन्होंने खाया नहीं। बहुत थोड़े में ही महेंद्र की आंखें भर आती। चाची को देखकर उसकी आंखें छला उठी। करीब जाकर स्निग्ध स्वर से बोला, चाची। अन्नपूर्णा ने हंसने की कोशिश की। कहा, आ बेटे बैठ। महेंद्र बोला, भूख बड़ी जोर से लगी है चाची, प्रसाद पाना चाहता हूं। अन्नपूर्णा उसकी चालाकी तार गई और अपने उमड़ते आंसुओं को मुश्किल से जब्त करके उसने खुद खाया और उसे खिलाया। महेंद्र का मन भीगा हुआ था। चाची को दिलासा देने के विचार से वह अचानक बोल उठा, अच्छा चाची, तुमने अपनी भांजी की बात बताई थी, एक बार दिखा सकती हो? कहकर महेंद्र डर गया। अन्नपूर्णा हंसकर बोली, क्यों, शादी के लड्डू फूट रहे हैं बेटा? महेंद्र झटपट बोल उठा, नहीं अपने लिए नहीं, मैंने बिहारी को राजी किया है। लड़की देखने का कोई दिन तय कर दो। अन्नपूर्णा बोली, आहा, उस बेचारी का ऐसा भाग्य कहाँ, भला उसे बिहारी जैसा लड़का नसीब हो सकता है। महेंद्र चाची के कमरे से निकला कि दरवाजे पर मां से मुलाकात हो गई। राजलक्ष्मी ने पूछा, क्यों रे, क्या राय मशविरा कर रहा था? महेंद्र बोला, राय मशविरा नहीं, पान लेने गया था। मां ने कहा, तेरा पान तो मेरे कमरे में रखा है। महेंद्र ने कुछ नहीं कहा, चला गया। राजलक्ष्मी अंदर गई और अन्नपूर्णा की रुलाई से सूजी आंखें देखकर लम्हे भर में बहुत सोच लिया। छूटते ही फुफकार छोड़ी। क्यों मंझली बहू महेंद्र के कान भर रही थी, है ना? और बिना कुछ सुने तत्काल तेजी से निकल गई। कन्या देखने की बात महेंद्र ने की जरूर, मगर वह भूल गया। फिर भी अन्नपूर्णा नहीं भूली। उन्होंने लड़की के अभिभावक उसके बड़े चाचा को जल्दी में श्याम बाजार पत्र भेजा और एक दिन तय कर लिया। महेंद्र ने जब सुना कि देखने का दिन पक्का हो गया है तो बोला, चाची इतनी जल्दी क्यों की? बिहारी से तो मैंने अभी तक जिक्र नहीं किया। अन्नपूर्णा बोली, ऐसा भी होता है भला? अब अगर तुम लोग न जाओ तो वे क्या सोचेंगे? महेंद्र ने बिहारी को बुलाकर सारी बातें बताई। कहा, चलो तो सही, लड़की न जंची तो तुम्हें मजबूर नहीं किया जाएगा। बिहारी बोला, यह मैं नहीं कह सकता। चाची की भांजी को देखने जाना है। देखकर मेरे मुंह से यह बात हरगिज न निकल सकेगी कि लड़की मुझे पसंद नहीं। महेंद्र ने कहा, फिर तो ठीक ही है। बिहारी बोला, लेकिन तुम्हारी तरफ से यह ज्यादती है। महेंद्र भैया, खुद तो हल्के हो जाएं और दूसरे के कंधे पर बोझ रख दें, यह ठीक नहीं। अब चाची का जी दुखाना मेरे लिए बहुत कठिन है। महेंद्र कुछ शर्मिंदा और नाराज होकर बोला, आखिर इरादा क्या है तुम्हारा? बिहारी बोला, मेरे नाम पर जब तुमने उन्हें उम्मीद दिलाई है तो मैं विवाह करूंगा। यह देखने जाने का ढोंग बेकार है। बिहारी अन्नपूर्णा की देवी की भांति भक्ति करता था। आखिर अन्नपूर्णा ने खुद बिहारी को बुलवा कर कहा, ऐसा भी कहीं होता है बेटे, लड़की देखे बिना ही विवाह करोगे? यह हरगिज न होगा। लड़की पसंद न आए तो तुम हरगिज हाँ नहीं करोगे, समझे? तुम्हें मेरी कसम। जाने के दिन कॉलेज से लौटकर महेंद्र ने मां से कहा, जरा मेरा वह रेशमी कुर्ता और ढाका वाली धोती निकाल दो। मां ने पूछा, क्यों, कहाँ जाना है? महेंद्र बोला, काम है, तुम ला दो, फिर बताऊंगा। महेंद्र थोड़ा संवरे बिना न रह सका। दूसरे के लिए ही क्यों ना हो, लड़की का मसला जवानी में सभी से थोड़ा संवार करा ही लेता है। दोनों दोस्त लड़की देखने निकल पड़े। लड़की के बड़े चाचा अनुकूल बाबू ने अपनी कमाई से अपना बाग वाला तिमंजिला मकान मोहल्ले में सबसे ऊंचा बना रखा है। गरीब भाई की माँ बाप वहिया बेटी को उन्होंने अपने ही यहाँ रखा है। उसकी मौसी अन्नपूर्णा ने कहा था, मेरे पास रहने दो,
इससे खर्च की कमी जरूर होती, लेकिन गौरव की कमी के डर से अनुकूल राजी न हुए। यहाँ तक कि मुलाकात के लिए भी कभी उसे मौसी के यहाँ नहीं जाने देते थे। अपनी मर्यादा के बारे में इतने ही सख्त थे वे। लड़की के विवाह की चिंता का समय आया, लेकिन इन दिनों विवाह के विषय में यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी वाली बात लागू नहीं होती। चिंता के साथ साथ लागत भी लगती। परंतु दहेज की बात उठते ही अनुकूल कहते, मेरी भी तो अपनी लड़की है, अकेले मुझसे कितना करते बनेगा। इसी तरह दिन निकलते जा रहे थे। ऐसे में बन संवर कर खुशबू बिखेरते हुए रंग भूमि में अपने दोस्त के साथ महेंद्र ने प्रवेश किया। चैत का महीना, सूरज डूब रहा था। 2 मंजिले का दक्षिणी बरामदा चिकने चीनी टाइलों का बना। उसी के एक और दोनों मेहमानों के लिए फल फूल मिठाई से भरी चांदी की तश्तरियां रखी गईं। बर्फ के पानी भरे गिलास जैसे ओस बूंदों से झलमल बिहारी के साथ महेंद्र सकुचाते हुए खाने बैठा। नीचे माली पौधों में पानी डाल रहा था और भीगी मिट्टी की सौंधी सुगंध लिए दक्षिणी बयार महेंद्र की धपधुली चादर के छोर को हैरान कर रही थी। आसपास के दरवाजे की झरोखों की ओट से कभी कभी दबी हंसी, फुसफुसाहट, कभी कभी गहनों की खनखनाहट सुनाई दे रही थी। खाना खत्म हो चुका तो अंदर की तरफ देखते हुए अनुकूल बाबू ने कहा, चुन्नी पान तो ले आ बेटी। जरा देर में संकोच से पीछे का दरवाजा खुल गया और सारे संसार की लाज से सिमटी एक लड़की हाथ में पानदान लिए अनुकूल बाबू के पास आकर खड़ी हुई। वे बोले, शर्म काहे की बिटिया, पानदान उनके सामने रखो। उसने झुककर कांपते हुए हाथों से मेहमानों की बदल में पानदान रख दिया। बरामदे के पश्चिमी छोर से डूबते हुए सूरज की आभा उसके लज्जित मुखड़े को मंडित कर गई। इसी मौके से महेंद्र ने उस कांपती हुई लड़की के करुण मुख की छवि देख ली। बालिका जाने लगी। अनुकूल बाबू बोले, जरा ठहर जा चुन्नी। तिहारी बाबू, यह है छोटे भाई अपूर्व की लड़की। अपूर्व तो चल बसा, अब मेरे सिवाय इसका कोई नहीं। और उन्होंने एक लंबी सांस ली। महेंद्र का मन पसीज गया। उसने एक बार फिर लड़की की तरफ देखा। उसकी उम्र साफ साफ कोई ना बताता। सगे संबंधी कहते 12-13 होगी, यानी 14-15 होने की संभावना ही ज्यादा थी। लेकिन चूंकि दया पर चल रही थी, इसलिए सहमे से भाव ने उसके नवयौवन के आरंभ को जब्त कर रखा था। महेंद्र ने पूछा, तुम्हारा नाम? अनुकूल बाबू ने उत्साह दिया, बता बेटी, अपना नाम बता। अपने अभ्यस्त आदेश पालन के ढंग से झुककर उसने कहा, जी मेरा नाम आशालता है। आशा। महेंद्र को लगा नाम बड़ा ही करुण और स्वर बड़ा कोमल है। दोनों मित्रों ने बाहर सड़क पर आकर गाड़ी छोड़ दी। महेंद्र बोला, बिहारी, इस लड़की को तुम हरगिज मत छोड़ो। बिहारी ने इसका कुछ साफ जवाब न दिया। बोला, इसे देखकर इसकी मौसी याद आ जाती है। ऐसी ही भली होगी शायद। महेंद्र ने कहा, जो बोझा तुम्हारे कंधे पर लाद दिया, अब वह शायद वैसा भारी नहीं लग रहा है। बिहारी ने कहा, नहीं लगता तो है, ढोलूंगा। महेंद्र बोला, इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है? तुम्हें बोझा लग रहा हो तो मैं उठा लूं। बिहारी ने गंभीर होकर महेंद्र की तरफ ताका। बोला, सच? अब भी ठीक ठीक बता दो। यदि तुम शादी कर लो तो चाची कहीं ज्यादा खुश होंगी। उन्हें हमेशा पास रखने का मौका मिलेगा। महेंद्र बोला, पागल हो तुम, यह होना होता तो कब का हो जाता। बिहारी ने कोई ऐतराज न किया, चला गया और महेंद्र भी यहाँ वहां भटक कर घर पहुंच गया। माँ पूरियां निकाल रही थी। चाची तब तक अपनी भांजी के पास से लौटकर नहीं आई थी। महेंद्र अकेला सूनी छत पर गया और चटाई बिछाकर लेट गया। कलकत्ता की ऊंची अट्टालिकाओं के शिखरों पर शुक्ला सप्तमी का आधा चांद टहल रहा था। माँ ने खाने के लिए बुलाया तो महेंद्र ने अलसाई आवाज में कहा, छोड़ो, अब उठने को जी नहीं चाहता। माँ ने कहा, तो यहीं ले लाऊं? महेंद्र बोला, आज नहीं खाऊंगा, मैं खाकर आया हूं। माँ ने पूछा, कहाँ खाने गया था? महेंद्र बोला, बाद में बताऊंगा। वे लौटने लगी तो थोड़ा सोचते हुए महेंद्र ने कहा, माँ खाना यही ले आओ। रात में महेंद्र ठीक से सो नहीं पाया। सुबह ही वह बिहारी के घर पहुंच गया। बोला, भैया रो, मैंने बड़ी ध्यान से सोचा और देखा कि चाची यही चाहती है कि शादी मैं ही करूं। बिहारी बोला, इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं थी, यह बात तो वे खुद कई बार कह चुकी हैं। महेंद्र बोला, तभी तो कहता हूं मैंने आशा से विवाह न किया तो उन्हें दुख होगा। बिहारी बोला, हो सकता है। महेंद्र ने कहा, मेरा ख्याल है यह तो ज्यादती होगी। हाँ, बात तो ठीक है, बिहारी ने कहा। उसने कहा, मगर यह बात थोड़ी देर से आपकी समझ में आई, कल आ जाता तो अच्छा होता। महेंद्र, एक दिन बाद ही आया तो क्या बुरा हो गया? विवाह की बात पर मन की लगाम को छोड़ना था कि महेंद्र के लिए धीरज रखना कठिन हो गया। उसके मन में आया, इस बारे में बात करने का तो कोई अर्थ नहीं है, शादी हो ही जानी चाहिए। उसने माँ से कहा, अच्छा माँ,
मैं विवाह करने के लिए राजी हूँ। माँ मन ही मन बोली, समझ गई उस दिन अचानक क्यों मंझली बहू अपनी भांजी को देखने चली गई और क्यों महेंद्र बन ठन कर घर से निकला। उनके अनुरोध की बार बार उपेक्षा होती रही और अन्नपूर्णा की साजिश कारगर हो गई। इस बात से वह नाराज हो उठी। कहा, अच्छा, मैं अच्छी सी लड़की को देखती हूँ। आशा का जिक्र करते हुए महेंद्र ने कहा। लड़की तो मिल गई, राजलक्ष्मी बोली। उस लड़की से विवाह नहीं हो सकता, यह मैं कह देती हूँ। महेंद्र ने बड़े संयत शब्दों में कहा। क्यों माँ, लड़की बुरी तो नहीं है? राजलक्ष्मी, उसके तीनों कुल में कोई नहीं। ऐसी लड़की से विवाह रचकर अपने कुटुंब को सुख भी न मिल सकेगा। महेंद्र, कुटुंब को सुख मिले ना मिले, लड़की मुझे खूब पसंद है। उससे शादी न हुई तो मैं दुखी हो जाऊंगा। इंद्रनाथ लड़के की जिद से राजलक्ष्मी और सख्त हो गई। वह अन्नपूर्णा से भिड़ गई। एक अनाथ से विवाह कराकर तुम मेरे लड़के को फंसा रही हो, यह हरकत है। अन्नपूर्णा रो पड़ी। उससे तो शादी की कोई बात ही नहीं हुई। उसने तुम्हें क्या कहा, इसकी मुझे जरा भी खबर नहीं। राजलक्ष्मी इसका रत्ती भर यकीन न कर सकी। अन्नपूर्णा ने बिहारी को बुलवाया और आंसू भरकर कहा, तय तो सब तुमसे हुआ था, फिर तुमने पासा क्यों पलट दिया? मैं कह देती हूँ, शादी तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। यह बेड़ा तुम न पार करोगे तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी उठानी होगी। वैसे लड़की अच्छी है, तिहारी ने कहा। चाची, तुम्हारी बात मंजूर है, वह तुम्हारी भांजी है, फिर मेरे ना करने की कोई बात ही नहीं। लेकिन महेंद्र, अन्नपूर्णा बोली। नहीं नहीं बेटे, महेंद्र से उसका विवाह किसी भी हालत में न होगा। यकीन मानो तुमसे विवाह हो तभी मैं ज्यादा निश्चिंत हो सकूंगी। महेंद्र से रिश्ता हो यह मैं चाहती भी नहीं। बिहारी बोला, तुम ही नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। और वह राजलक्ष्मी के पास जाकर बोला, माँ, चाची की भांजी से मेरी शादी पक्की हो गई। सगे संबंधियों में तो कोई महिला है नहीं, इसलिए मैं ही खबर देने आया हूँ। राजलक्ष्मी, अच्छा, बड़ी खुशी हुई बिहारी सुनकर। लड़की बड़ी भली है, तेरे लायक, इसे हाथ से जाने मत देना। बिहारी, हाथ से बाहर होने का सवाल ही क्या, खुद महेंद्र भैया ने लड़की पसंद करके रिश्ता पक्का किया है। इस झंझट से महेंद्र और भी उत्तेजित हो गया। माँ और चाची से नाराज होकर वह मामूली से छात्रावास में जाकर रहने लगा। राजलक्ष्मी रोती हुई अन्नपूर्णा के कमरे में पहुंची। कहा, मंझली बहू, लगता है उदास होकर महेंद्र ने घर छोड़ दिया, उसे बचाओ। अन्नपूर्णा बोली, दीदी धीरज रखो, 2 दिन के बाद गुस्सा उतर जाएगा। राजलक्ष्मी बोली, तुम उसे जानती नहीं बहन, वह जो चाहता है न मिले तो कुछ भी कर सकता है, जैसे भी हो। अपनी बहन की लड़की से? अन्नपूर्णा, भला यह कैसे होगा दीदी, बिहारी से बात लगभग पक्की हो चुकी। राजलक्ष्मी बोली, हो चुकी तो टूटने में देर कितनी लगती है? और उन्होंने बिहारी को बुलवाया। कहा, तुम्हारे लिए मैं दूसरी लड़की ढूंढ देती हूँ, मगर इससे तुम्हें बाज आना पड़ेगा। बिहारी बोला, नहीं माँ, यह नहीं होगा, सब तय हो चुका है। राजलक्ष्मी फिर अन्नपूर्णा के पास गईं। बोली, मेरे सिर की कसम मंजली, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, तुम्हें बिहारी से कहो। तुम कहोगी तो बिगड़ी बन जाएगी। आखिर अन्नपूर्णा ने बिहारी से कहा, बेटा, तुमसे कुछ कहने का मोह नहीं है, मगर लाचारी है, क्या करूं? आशा को तुम्हें सौंपकर ही मैं निश्चित होती, मगर क्या बताऊं, सब तो तुम्हें पता है ही। बिहारी समझ गया, तुम जो हुक्म करोगी वही होगा, लेकिन फिर कभी किसी से विवाह करने का मुझसे आग्रह मत करना। बिहारी चला गया। अन्नपूर्णा की आंखें छल छला गईं। महेंद्र का अमंगल न हो, इस आशंका से उन्होंने आंखें पोंछ लीं। बार बार दिल को दिलासा दिया, जो हुआ अच्छा ही हुआ। और इस तरह राजलक्ष्मी, अन्नपूर्णा, महेंद्र में किल किल चलते आखिर विवाह का दिन आया। रोशनी हंसती हुई जली। शहनाई उतनी ही मधुर बजी जितनी वह बजा करती है, यानी उसके दिल के साथ कोई न था। सज संवर कर लज्जित और मुग्ध मन आशा अपनी नई दुनिया में पहली बार आई। उसके कंपित कोमल हृदय को पता ही न चला कि उसके इस बसेरे में कहीं कांटा है, बल्कि यह सोचकर भरोसे और आनंद से उसके सारे ही संदेह जाते रहे कि इस दुनिया में एकमात्र माँ जैसी अपनी मौसी के पास जा रही है। विवाह के बाद राजलक्ष्मी ने कहा, मैं कहती हूँ अभी कुछ दिन बहू अपने बड़े चाचा के घर ही रहे। महेंद्र ने पूछा, ऐसा क्यों? माँ ने कहा, तुम्हारा इम्तिहान है, पढ़ाई लिखाई में रुकावट पड़ सकती है। महेंद्र बोला, आखिर मैं कोई नन्हा नादान हूँ, अपने भले बुरे की समझ नहीं मुझे। राजलक्ष्मी, जो हो साल भर की ही तो बात है। महेंद्र ने कहा, इसके माँ बाप रहे होते तो मुझे कोई ऐतराज न होता, लेकिन चाचा के यहाँ इसे मैं नहीं छोड़ सकता। राजलक्ष्मी, अपने आप बाप रे, आप ही मालिक, सास कोई नहीं। कल शादी और आज ही इतनी हमदर्दी। आखिर हमारी भी तो शादी हुई थी, मगर तब ऐसी बेहियाई न थी।
महेंद्र ने दृढ़ता से कहा, तुम बिल्कुल मत सोचो, इम्तिहान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर राजलक्ष्मी असीम उत्साह से बहू को गृहस्थी के काम काज सिखाने में जुट गईं। भंडार, रसोई और पूजा, घर में आशा के दिन कटने लगे। रात को अपने साथ सुलाकर वह उसकी आत्मीय बिछोह की कमी को पूरा करने लगी। काफी सोच समझकर अन्नपूर्णा आशा से दूर ही रहा करती। कोई अभिभावक जब खुद सारी ईख का रस चूसने लगता है, तब निराश बच्चे की रंजिश कम नहीं होती। महेंद्र की हालत भी वैसी ही हो गई। उसकी आंखों के सामने ही नवयुवती वधू का सारा मीठा रस गिरस्ती के कामों में निचुड़ता रहे। यह भला कैसे सहा जा सकता है? अन्नपूर्णा जानती थीं कि राजलक्ष्मी ज्यादती कर रही हैं, फिर भी उन्होंने कहा, क्यों बेटे बहू को गृहस्थी के धंधे सिखाए जा रहे हैं? अच्छा ही तो है। आजकल की लड़कियों की तरह उपन्यास पढ़ना, कारपेट बुनना और सिर्फ बाबू बने रहना क्या अच्छा है? महेंद्र उत्तेजित होकर बोला, आजकल की लड़कियां आजकल की लड़कियों की तरह ही रहेंगी, वह चाहे भली हों चाहे बुरी। मेरी स्त्री अगर मेरी ही तरह उपन्यास पढ़कर रस ले सके तो इसमें क्या बुरी बात है? यह न तो परिहास की बात है, न पछतावे की। अन्नपूर्णा के कमरे में बेटे की आवाज सुनकर राजलक्ष्मी सब छोड़कर आ गई। रूखे स्वर में बोली, क्या मंसूबे बनाए जा रहे हैं? महेंद्र ने वैसे ही उत्तेजित भाव से कहा, मंसूबे क्या होंगे? बहू को घर में नौकरानी की तरह काम मैं न करने दूंगा। मां ने अपनी तीखी जलन को दबाकर बड़े ही तीखे धीर भाव से कहा, आखिर उससे क्या कराना होगा? महेंद्र बोला, मैं उसे लिखना पढ़ना सिखाऊंगा। राजलक्ष्मी कुछ न बोली, तेजी से कदम बढ़ाती हुई चली गई और बहू का हाथ पकड़कर खींचती हुई महेंद्र के पास लाकर बोली, यह रही तुम्हारी बहू, सिखाओ लिखना पढ़ना। और अन्नपूर्णा की तरफ पलटकर गले में अंचरा डालकर कहा, माफ करो मंजली बहू, माफ करो, तुम्हारी भांजी की मर्यादा मेरी समझ में ना आई। मैंने इसके कोमल हाथों में हल्दी लगाई है, अब तुम इसे धो पोंछकर परी बनाकर रखो, महेंद्र को सौंपो। ये आराम से लिखना पढ़ना सीखें, नौकरानी का काम मैं करूंगी। राजलक्ष्मी अपने कमरे में चली गई और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। क्षोभ से अन्नपूर्णा जमीन पर बैठ गई। अचानक यह क्या हो गया? आशा के पल्ले नहीं पड़ा कि माजरा क्या है। महेंद्र नाराज हो गया। मन बोला, जो हुआ सो हुआ, अब से अपनी स्त्री का भार अपने हाथों में लेना पड़ेगा, नहीं तो जुल्म होगा। मन और कर्तव्य बोध दोनों मिल जाएं तो अच्छा लगता है। पत्नी की उन्नति के चक्कर में महेंद्र रम गया। न तो उसे काम का ध्यान रहा न लोगों की परवाह। घमंडी राजलक्ष्मी ने अपने आप कहा, अब अगर महेंद्र बीवी को लेकर मेरे दरवाजे पर सिर पीटकर जान भी दे दे तो भी मैं मुड़कर नहीं देखूंगी। देखती हूं मां को छोड़कर बीवी के साथ कैसे रहेगा। दिन बीतने लगे। राजलक्ष्मी के दरवाजे पर किसी अनुतप्त के पांवों की आहट न सुनाई पड़ी। राजलक्ष्मी ने अपने मन में तय किया, अच्छा माफी मांगने आएगा तो माफ कर दूंगी, नहीं तो कहाँ जाएगा, बहुत दुखी हो जाएगा बेचारा। लेकिन माफी कोई मांगे तभी तो आप माफ कर सकते हैं। कोई माफी के लिए दहलीज पर आया ही नहीं। राजलक्ष्मी ने सोचा कि मैं ही जाकर उसे क्षमा कराऊंगी। लड़का रूठ गया है तो क्या मां भी रूठी रहे। तिमंजिले पर एक कोने के छोटे से कमरे में महेंद्र सोया करता था। वही उसकी पढ़ने की जगह भी थी। इधर कई दिनों से मां ने उसके कपड़े सहेजने, बिस्तर बिछाने, झाड़ने बुहारने में कोई दिलचस्पी नहीं ली। मातृ स्नेह के जिन कर्तव्यों की वह आदी थी, बहुत दिनों तक उन कामों को ना करने से वही दुखी हो गई। उस दिन दोपहर को एकाएक मन में आया, अभी महेंद्र कॉलेज गया होगा, इसी बीच उसका कमरा ठीक कराऊं। लौटकर वह समझ जाएगा कि कमरे में मां का हाथ फिरा है। सीढ़ियों से राजलक्ष्मी ऊपर गई। महेंद्र के कमरे के दरवाजे का एक पल्ला खुला था। सामने जाते ही मानो कांटा चुभ गया। सामने जाते ही महेंद्र लेटा है और दरवाजे की तरफ पीठ किए बहू धीरे धीरे उसके पांव सहला रही है।